अगले दिन फिर से मैं हॉस्पिटल जाना तो चाहता था, मगर साथ साथ खालू रशीद का डर भी था। कॉलेज जाने की बजाय नबील की दुकान पर पहुंच गया। नबील को सारा किस्सा सुनाया तो वो पूछने लगा, जब तुम्हारे खालू ने तुम्हें थप्पड़ मारा था, उस वक्त तुमने बिस्मा का हाथ तो नहीं पकड़ा हुआ था। दिल तो चाह रहा था, मगर वो कहने लगी, मैंने खुद ही तुम्हारा हाथ थाम लिया है, अब तुम मुझे छूने की कोशिश मत करना। अगर मैं उसका हाथ पकड़ता तो वो खालू की जगह खुद ही थप्पड़ मार देती। मतलब? नबील ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। मतलब ये, वो कहती है हमारी शादी से पहले तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। सानिया को तो तुमने हाथ जरूर लगाया होगा। नबील ने बड़े वसूख से अंदाजा लगाया। मैंने बड़ी मासूमियत से नफी में गर्दन हिलाई। तो बड़ा ही नालायक लल्लू है, नबील ने तर्श लहजे में कहा। सानिया को तो मैं आज तक जी भर के देख ही नहीं सका। बेटा, तो आशिकी वाशिकी छोड़ दे, ये तेरे बस का काम ही नहीं है। मैं और फिरजाना पंडी शादी में गए थे, सारे रुस्ते तेरे भाई ने फिरजाना का हाथ थामे रखा था। नबील, मुझे बता मैं क्या करूं? अपनी मोहब्बत के किस्से मत सुना। सारी रात वो मेरे सीने पर सिर रख के लेटी रही थी। नबील ने एक और शोखी मारी। ये भी जानता हूं, मुझे बता मैं क्या करूं? मुझे नबील पर शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर उसे मेरे गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो चंद दिन बसमा से कोई राबिता ना रख। तेल देख और तेल की धार देख। नबील एक तजुर्बाकार आशिक की तरह बोला। अगला दिन अंतहाई बेचैनी में गुजरा। दूसरे दिन में कॉलेज की छुट्टी के बाद घर पहुंचा, तवामी ने फौरन मुझे इत्तला दी, माँ जी ठीक हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। उम्मी मेरी तरफ देख देख कर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। मैं डर रहा था कि उम्मी को 3 बर्गर वाली बात की भी खबर हो चुकी है और कालू के थप्पड़ का भी पता चल गया है। रात अब्बू घर आए तो मैं उनसे भी छुपता फिरूं। अबू के चेहरे पर मुस्कुराहट तो न थी, कोई ऐसी खफगी भी न थी। वो दिन भी अल्लाह अल्लाह करके गुजर गया। तीसरे दिन कॉलेज से लौटा तो अम्मी अब्बू दोनों कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अब्बू उमूमन रात गए अपनी दुकान से घर लौटते थे। उस दिन वो टाइम ही घर आंच के थे। मैं अब्बू को देखकर हैरान था, साथ साथ उनसे डर भी रहा था। अब्बू कमरे से निकले तो मैंने जल्दी से उम्मी से पूछा, किधर की तैयारी है? निकाह पर जा रहे हैं? महरूज की मां, आ भी जाओ। अब्बू ने वीस्पा को कुक मारने के बाद कहा था। अम्मी ने गर्म चादर अपने कुंधे पर लेते हुए जवाब दिया, आईजी हरीम और तहरीम ट्यूशन से आती हैं तो उनके पास ही रहना। आलू पालक मैंने पका दी है, रोटियां तंदार से ले आना। अम्मी ने बाहर जाते जाते एक ही सांस में सब कुछ कह दिया था। शाम को नबील अपनी दुकान से लौटा तो छत पर उससे मुलाकात हुई। नबील मुझसे पूछने लगा, बसमा की कोई खैर खबर? खुद ही तो तुमने मशूरा दिया था मामला गर्म है। 2-4 दिन बिस्मा से राब्ता करने की कोशिश मत करना। आज तीसरा दिन है, उसका कोई फोन शोन नहीं आया। फोन कहाँ आता, एक हफ्ते से तुम लोगों का नंबर खराब है। तेरे ताए साजिद का नंबर तो ठीक है। ताई पहले ही मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हैं, उन्हें तो मुझे बदनाम करने का एक और मौके मिल जाता। यार, तो दुकान का नंबर दे देता। तेरी गैर मौजूदगी में उसका फोन आता तो तेरे अब्बा जी फोन सुनकर फौरन अबू को खबर देते। बात तो ये भी ठीक है। नबील ने फौरन मेरी बात की तायद की। कुल तुम खुद ही फोन करके हाय हेलो कर लेना। आशिकी का पीरियड खत्म हुआ तो कबूतरों का शुरुआ हो गया। रात गए तक में और नबील छत पर बैठकर कबूतरों के मुताल्लिक बातें करते रहे। मुझे गली में वेस्पा की आवाज आई। मैं जल्दी से दब्बे पांव सीढ़ियां उतरा और घर का दरवाजा खोला। सामने उम्मी खड़ी हुई थी। अब्बो फिर कहाँ चले गए हैं? मैंने गली में झांकते हुए पूछा। वेस्पा वापस करने। अम्मी ने घर के अंदर दाखिल होते हुए अपने कुंधों से अपनी गर्म चादर उतारते हुए कहा और खुद अपने कमरे में चली गई।
मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। तुम्हारा बिस्मा के साथ कोई चक्कर था क्या? अम्मी ने बड़े आराम से पूछा, मगर मेरे लिए उसका जवाब देना मुश्किल हो गया था। जोकर, मैंने नाटक करने की कोशिश की। आज वो मेरे गले लग के बड़ा रोई थी। अम्मी ने कुर्सी पर बैठते हुए बताया। क्यों, कोई ऑपरेशन हुआ है उसका? मैंने ऐसे पूछा जैसे मैं बसमा को जानता ही नहीं था। नहीं, शादी शादी भी ऑपरेशन जैसी ही होती है। अम्मी ने फीका सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शादी किसकी? मैं इत्तराब के साथ सिर्फ इतना ही पूछ सका कि बीरोनी दरवाजा खटकने लगा। उधर मेरा दिल डूबने लगा। जल्दी जाओ, तुम्हारे अब्बू जी हैं, अम्मी ने जोर देकर कहा। मैंने बोझल कदमों के साथ जाके दरवाजा खोला था। जैसे ही अब्बू की मुझ पर नजर पड़ी, वो मेरे कुंधे पर हाथ रख के पूछने लगे, यार महरूज, तुम्हारा कोर्स कब खत्म होगा? आखिरी साल है। अबू मेरे कुंधे पर हाथ रख के मुझे अपने साथ अपने कमरे में ही ले आए। महरूज की मां, इसका कोर्स पूरा होता है तो मैंने भी इसका ऐसे ही सादगी से निकाह कर देना है। अबू जी कुर्सी पर बैठकर अपने बोट और मोजे उतारते उतारते बोले थे, अभी इसकी उम्र ही क्या है, इसे कुछ करने तो दें। 21-22 का हो गया है। बिस्मा तो इससे भी छोटी थी, वो अपने घर की हो गई है। जो मुगालता था वो भी दूर हो गया। इससे पहले कि मैं रो देता, मैंने जल्दी से वहां से खसकना ही बेहतर समझा। अगर तुमसे मेरी शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। बस्तर पर लेटे हुए मुझे बसमा की कही हुई एक बात याद आई। मैं बस्तर से अपने आंसू साफ करते हुए उठा और छत पर चला गया। एक कोने में टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर मैंने खुद कलामी की। बिस्मा, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे। मेरे कुंधे पर किसी का नाजुक हाथ था। मैंने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। फिर सरगोशी के अंदाज में मेरे कान के पास किसी के लब खुले। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं डर गया। पलट कर देखा तो आली अपने होंठों को मेरे कान से लगाए झुकी हुई थी। तुम यहां इस वक्त आधी रात को मैं चीखा था। उसने जल्दी से अपना नाजुक हाथ मेरे मन्हा पर रख दिया और आंखों से खामोश रहने की इल्तिजा की। मैं शांत हो गया। उसने फिर से मेरे कान में एक जमला बोला, मैं बता रही हूं, मैं आप ही से शादी करूंगी। ये कहते ही वो वहां से दब्बे पांव चल दी। अपने घर की सीढ़ियां उतरने से पहले उसने मड़कर देखा। सर्दी में भी मेरे माथे पर पसीना था। आली क्या बोल गई है? कहीं वो पागल तो नहीं हो गई? मैंने तो हमेशा आली को अपनी बहनों की तरह ही समझा था। मैं अपनी मोहब्बत का सोग मना रहा था। आली ने अपनी मोहब्बत का रोग बयान कर दिया। अब मेरा दिल बसमा की बजाय आली के मुताल्लिक सोचने पर मजबूर हो गया था। उस दिन मुझे पता चला दिमाग के साथ साथ दिल भी सोचता है। प्रीवाइस एपिसोड।